वर्णानाम, वो प्रदीपकार ने दिखाया है वर्णानाम प्रत्येकमिति, वर्णों में से प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व है। इस पक्ष को यदि हम माने तो फिर समस्या क्या आएगी? वर्णानाम प्रत्येकम वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण अनर्थक्य प्रसंगाद, वही दोष है। ठीक है, यदि वर्णों में प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व माने तो द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक्य दोष आता है। और द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीयम अनुद्य, अब फिर दूसरे पक्ष को कह करके उसका दोष दिखाते हैं। दूसरा पक्ष क्या है कि समुदाय का वाचकत्व मान ले, है ना, समुदाय का, वर्ण समुदाय का वाचकत्व मान ले, तो वर्ण समुदाय का वाचकत्व मानेंगे तो उसमें दोष क्या है, उसको दिखा रहे हैं अनर्थक्येतु प्रत्येकमिति, प्रत्येकम अनर्थक्येतु। अब इसको अनर्थक्येतु प्रत्येकम को उद्योतकार जो है अन्वित करके दिखा रहे हैं ठीक से कि अनर्थक्येतु प्रत्येकम का मतलब है प्रत्येकम अनर्थक्येतु, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम तत्तु न युक्तम इति शेषः। वहां कुछ गड़बड़ थी अनर्थक्य में, ऐसा लग रहा था ना, या तो अनर्थक्यम हम कह रहे थे कि उसको अनर्थक्यम पढ़ें, लेकिन उद्योतकार ने उसकी दूसरी तरह से व्याख्या कर दी कि अनर्थक्येतु प्रत्येकम पढ़ा हुआ है, उसका पहले तो अन्वय ठीक करें। उसका अन्वय कैसे कर ले? प्रत्येकम अनर्थक्येतु, ठीक है, प्रत्येकम अनर्थक्येतु का, और कह रहे हैं कि उसमें कुछ शेष भी पढ़ो, माने वो पूरा एक वाक्य ही बन जाएगा, इतना ही। अनर्थक्येतु प्रत्येकम अपने आप में एक पूरा वाक्य बन जाएगा, कैसे? उसमें कुछ अध्याहृत करेंगे। प्रत्येकम अनर्थक्येतु समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम तत्तु न युक्तम इति शेषः। ठीक हुआ, माने वो एक पूरा वाक्य, फिर तो वहां पूर्ण विराम होना चाहिए। अनर्थक्येतु प्रत्येकम, यहाँ पे एक बात खत्म हो गई। और इस अनर्थक्येतु प्रत्येकम का फिर अभिप्राय क्या हो गया कि प्रत्येकम अनर्थक्येतु, प्रत्येक वर्ण का प्रत्येकम, प्रत्येकम पक्ष लिया, माने वर्णों में से प्रत्येक वर्ण वाचक है। इस पक्ष में प्रत्येकम का अर्थ प्रत्येकस्मिन भी होता है ना, होता है ना, फिर उस प्रत्येकस्मिन के स्थान पे प्रत्येकम प्रयोग कैसे हो जाता है? अव्ययी भाव समास है ना ये, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से समास हो रहा है ना। विप्सा अर्थ में यथा अव्यय पढ़ा हुआ है वहां पर, ठीक है, तो विप्सा अर्थ में समास हो रहा है एकम एकम प्रति प्रत्येकम। और जब अव्ययी भाव समास है तो अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है तो अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है, आमह अव्यया दाप्सुपः, न अव्ययी भावादतुम त्व पंचम्याः तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये नियम है ना कि अव्ययी भाव से उत्तर अमादेश हो जाता है, न अव्ययी भावात, अव्ययी भाव से उत्तर लुक नहीं होता, फिर क्या हो जाता है? अतोम, अमादेश हो जाता है। और तृतीय सप्तमी और बहुलम ऐसे कहा है, तृतीय और सप्तमी का बहुल करके जो है वो अमादेश होता है, और नहीं होता है तो विभक्ति सुनाई भी पड़ती है, माने प्रत्येकम भी ठीक है और प्रत्येकस्मिन भी ठीक है। ठीक, तो प्रत्येकम अनर्थक्येतु, प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व है इस पक्ष में अनर्थक्येतु, अनर्थक्य दोष आने पर तो फिर दूसरा पक्ष लेना चाहिए। दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम, समुदाय का वाचकत्व मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, तत्तु न युक्तम, और वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, दो ही पक्ष हो सकते हैं जिज्ञासु के कथनानुसार। जिज्ञासु जो ये न वाली समस्या दिखा रहा है ना, किस पक्ष को लेके दिखा रहा है कि ये न का एक वचन ठीक नहीं है? इस पक्ष को लेकर के दिखा रहा है कि प्रत्यायक शब्द वर्ण समूह है ना, प्रत्यायक शब्द
वर्ण समूह मात्र है, इसको लेकर के समस्या दिखाई थी कि ये न में एक वचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। वनम की तरह भी इस प्रयोग को नहीं बता सकते हो एक वचन वाला, क्योंकि वो स्थिर समूह निरूपण नहीं किया जा सकता शब्दों के संदर्भ में। तो इसका उत्तर क्या दिया है? इसका उत्तर जो है वो प्रदीपकार ने दिया है, वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। माने इसका भी अभिप्राय क्या हो गया कि इसका उत्तर क्या दे रहे हैं प्रदीपकार ये न वाली समस्या का, कि आप ये दोष जो दिखा रहे हो ये पक्ष मान करके दिखा रहे हो कि प्रत्यायक शब्द वर्ण समूह रूप होता है, ये मान के आप दोष दिखा रहे हो। लेकिन हम वैयाकरण तो पद को वर्ण समूह रूप मानते ही नहीं है, उससे वर्णों से भिन्न एक पद शक्ति है, पद तत्व है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और वो पद एक है, पद तो एक ही है ना, वर्ण समूह नहीं है। तो फिर उसमें बहुवचन जो आप कह रहे हैं कि बहुवचन होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? जब पद एक ही है तो पद में एक वचन ही होना चाहिए। ठीक है, इस दोष का समाधान हो जाएगा। और अब साथ में फिर प्रश्न ये आता है कि आपने कह तो दिया कि हम जो है वो हम वैयाकरण पद का वाचकत्व चाहते हैं या वाक्य का वाचकत्व चाहते हैं, और हम पद को वर्ण समूह रूप नहीं मानते। तो नहीं मानते, क्यों नहीं मानते प्रश्न आएगा ना। केवल आपने कह दिया कि हम नहीं मानते, उतने से बात नहीं बनेगी। अब जिज्ञासु आगे पूछना चाहता है कि ठीक है आप नहीं मानते, क्या पक्ष नहीं मानते आप? कि वर्ण समूह मात्र ही पद है, लेकिन फिर उसमें कारण बताओ क्यों नहीं मानते। ठीक है, तो उसको आगे उद्योतकार कह रहे हैं क्योंकि यदि हम वर्ण समूह मात्र ही पद है ऐसा मानेंगे तो दोष आते हैं। क्या दोष आते हैं? वर्ण व्यतिरिक्त पदानभ्युपगमे, वर्णों से भिन्न पद होता है, इस पक्ष को यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात वर्ण समूह ही पद है, इस पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारे सामने दो पक्ष उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, वर्ण समूह मात्र ही शब्द है, वर्ण समूह मात्र ही पद है, ये पक्ष जब हमने स्वीकार किया, तो अब जब इस वर्ण समूह को अर्थ का ज्ञान कराना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम माने कि उस वर्ण समूह में प्रत्येक वर्ण वाचक है, ठीक है, या फिर दूसरा पक्ष कि वो पूरा वर्ण समूह मिलके वाचक है। ये दो ही तो पक्ष हो सकते हैं। एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वं समुदायस्य वा, ये दो ही पक्ष हो सकते हैं, और दोनों में दोष है। दोनों में क्या दोष है? तो पहले में कहा ना आद्य, आद्य पक्ष तो ले नहीं सकते, एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वम, ये पक्ष नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें द्वितीय आदि वर्णों के उच्चारण का अनर्थक प्रसंग आएगा। ठीक है, और जो दूसरा पक्ष है उसको क्यों नहीं ले सकते हैं कि समुदाय का वाचकत्व, वर्ण समूह रूप जो समुदाय है, वर्ण समूह जो है, वर्ण समुदाय जो है, उसी को वाचक मान लो कि सारे वर्ण मिल करके जो है वो वाचक होते हैं। तो इसमें क्या समस्या आ जाएगी? तो इसमें कह रहे हैं कि द्वितीयम अनुद्य दूषयति अनर्थक हेतु प्रत्येकमिति। द्वितीयम अनुद्य, द्वितीय पक्ष को पहले दिखा करके और फिर उसका दूषण कर रहे हैं। द्वितीयम अनुद्य दूषयति अनर्थक हेतु प्रत्येकमिति। प्रत्येकम अनर्थक हेतु, प्रत्येकम दूसरे को अनुदित कहाँ किया, पहले वो दिखा रहे हैं। अनर्थक हेतु प्रत्येकम, उद्योतकार कह रहे हैं ना कि प्रथम पक्ष को दूषित कर दिया, अब पहले दूसरा पक्ष क्या है वो बताएंगे और फिर उसमें दूषण दिखाएंगे। तो हम प्रदीप में देखें तो सीधे सीधे दिखाई नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कहाँ बताया, नहीं दिखाई पड़ रहा ना। तो इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि अनर्थक हेतु प्रत्येकम, यहाँ पे रुको, ये एक पूरा वाक्य है, अनर्थक हेतु प्रत्येकम, और इसमें कुछ अध्याहार करो तो हमें पता चल जाएगा कि द्वितीय पक्ष को कहाँ दिखा रहे हैं और फिर कैसे उसमें दोष दिखा रहे हैं। तो अनर्थक हेतु प्रत्येकम का अर्थ क्या कर दिया उद्योतकार ने? प्रत्येकम अनर्थक हेतु समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम तत्तु न युक्तमिति शेषः। शेष कितना है?
समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम तत्तु न युक्तम, ये पूरा शेष है। तो अब देखो यहाँ दूसरा पक्ष भी दिखा दिया ना। पहले कहा प्रत्येकम अनर्थक्येतु, प्रत्येकम, प्रत्येकम पक्ष क्या है, वर्णानाम मध्ये, वर्ण समूहस्य मध्ये प्रत्येकम वर्णस्य वाचकत्वम, ठीक है, वर्ण समूह में से प्रत्येक वर्ण का वाचकत्व है। इस पक्ष का अनर्थक्य सिद्ध हो जाने पर प्रत्येकम अनर्थक्येतु, ठीक हुआ। फिर क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि फिर दूसरा पक्ष ले लेना चाहिए। दूसरा पक्ष क्या है, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम, ये शेष के माध्यम से जो है उद्योतकार द्वितीय पक्ष का यहाँ पर द्वितीय पक्ष को दिखा रहे हैं। सीधे सीधे प्रदीपकार ने तो नहीं दिखाया हुआ, उद्योतकार शेष को स्वीकार करके, अध्याहार को स्वीकार करके कह रहे हैं कि द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीयम अनुद्य, ये जो बात कही है कि द्वितीय पक्ष को पहले बता करके फिर उसका दूषण कर रहे हैं। तो द्वितीय पक्ष कहाँ बता दिया, इस शेष में, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम, ये दूसरा पक्ष आ गया ना कि प्रत्येक वर्ण का यदि हम वाचकत्व माने तो दोष आ रहा है, तो इसलिए दूसरा पक्ष क्या मान लेना चाहिए, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम, ये दूसरा पक्ष मान लेना चाहिए, वर्ण समुदाय का वाचकत्व है इति उपेयम, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और तत्तु न युक्तम, और वो भी युक्त नहीं है, समुदाय का वाचकत्व मानना भी ठीक नहीं है, इति शेषः, यह शेष है। अब समुदाय का वाचकत्व क्यों मानना ठीक नहीं है, ठीक है, प्रत्येक वर्ण को वाचक मानना ठीक नहीं है, वो तो आपने दिखाया कि उसमें द्वितीयादि वर्ण जो है अनर्थक हो जाएंगे, ये दोष आ रहा है। लेकिन वर्ण समूह शब्द है और पूरे समूह को ही हम यदि वाचक माने अर्थ का, तो उसमें क्या समस्या है, तो उसमें समस्या आगे प्रदीपकार ने दिखा दी है कि चाहे यदि जो है हम समुदाय को वाचक मानेंगे तो उत्पत्ति पक्ष में भी समुदाय नहीं बनेगा और अभिव्यक्ति पक्ष में भी समुदाय नहीं बनेगा, क्योंकि उत्पत्ति पक्ष में जो है वो एक एक वर्ण उत्पन्न होंगे और फिर नष्ट होते जाएंगे, समुदाय बनेगा नहीं। अभिव्यक्ति में भी ऐसे ही होगा, एक एक वर्ण अभिव्यक्त होंगे और क्रम से अनभिव्यक्त भी होते जाएंगे, तो फिर वो पूरा शब्द तो कभी अभिव्यक्त हो ही नहीं पाएगा, तो फिर वर्ण समूह का वाचकत्व तो कैसे मान सकते हो, ये दिखाया है ना। तो उसी को यहाँ पर भी उद्योतकार कह रहे हैं, देखिए कि समुदाय का वाचकत्व मानो ये दूसरा पक्ष संभव है, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम प्रत्येकम अनर्थक्येतु, लेकिन तत्तु न युक्तम, वो जो दूसरा पक्ष आप मानोगे वो भी ठीक नहीं है, इति शेषः, ये शेष भाग है, ये अनर्थक्येतु प्रत्येकम में जोड़ के पढ़ लेना चाहिए। अब ये दूसरा पक्ष क्यों ठीक नहीं है, ये तत्र नयद्वयम, क्योंकि वहां पे दो नए हैं, दो नीतियां हैं, दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं जिनसे आप सोच चल सकते हो। कहाँ पर, समुदायस्य वाचकत्वम उपेयम, ये जब पक्ष स्वीकार कर रहे हो तो आगे दो रास्ते निकलते हैं, क्या, या तो देखिए आगे दिखा रहे हैं, उत्पद्यमान समुदायस्य अभिव्यज्यमान समुदायस्य वा वाचकत्वम, है ना, दो मार्ग कैसे हो गए, जब हमने समुदाय का वाचकत्व माना तो चूंकि पक्ष दो हैं शब्दों के संदर्भ में, एक उत्पत्ति पक्ष है, एक अभिव्यक्ति पक्ष है, तो इसलिए अब आप जब समुदाय का वाचकत्व मान रहे हो तो या तो आप उत्पद्यमान समुदाय का वाचकत्व मानोगे, शब्दों के संदर्भ में जब उत्पत्ति पक्ष स्वीकार कर रहे हैं तो उत्पद्यमान समुदाय का वाचकत्व मानेंगे, या तो फिर अभिव्यक्ति पक्ष मान रहे हैं शब्दों के संदर्भ में तो अभिव्यज्यमान समुदाय का वाचकत्व होता है, ऐसा कहोगे। तो दो मार्ग बन गए ना आगे, उत्पद्यमान समुदायस्य वाचकत्वम अथवा अभिव्यज्यमान समुदायस्य वा वाचकत्वमिति, और इन दोनों में ही दोष है, वो प्रदीपकार दिखा चुके हैं, उसी को उद्योतकार और विस्तार दे करके कह रहे हैं। तत्र आद्यम दूषयति उत्पत्ति पक्षेति, तो पहले पक्ष में दोष दिखाते हैं। उत्पत्ति पक्ष में क्या दोष दिखाया है, उत्पत्ति पक्ष योगपद्येन उत्पत्ति अभावात, उत्पत्ति पक्ष में भी युगपद उत्पत्ति होगी नहीं सारे वर्ण समूह की, एक एक वर्ण करके ही, जैसे हम बोल रहे हैं तो एक एक वर्ण ही तो अभिव्यक्त होता है ना, या उत्पन्न होता है क्रम से, एक साथ तो नहीं पूरा शब्द बन जाता। भले ही हमें लगता है क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है ये,
मिली सेकेंड्स के हिसाब से हो जाता होगा, तो हमें ऐसे लगता है कि एक शब्द मैंने एक साथ ही तो बोल दिया, लेकिन उसमें क्रम है ना वर्णों का, है ना, वर्णों का क्रम तो है, चाहे उत्पत्ति मानो चाहे अभिव्यक्ति मानो, क्रम तो है ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि उत्पत्ति पक्ष में भी युगपत उत्पत्ति नहीं होती है और अभिव्यक्ति पक्ष में भी युगपत अभिव्यक्ति होती नहीं है, इसलिए दोनों ही पक्षों में समुदाय बनेगा ही नहीं आपका, ठीक। और जब समुदाय नहीं बनेगा तो वर्ण समुदाय का वाचकत्व है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। देखिए फिर से, यतस्तत्र नयद्वयम्, क्योंकि उस पक्ष में, उस किस पक्ष में, समुदायस्य वाचकत्वम् उपेयम्, वर्ण समुदायस्य वाचकत्वम् उपेयम्, उस पक्ष में नयद्वयम्, दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। क्या मार्ग हैं दो? तो प्रथम है उत्पद्यमान समुदायस्य वाचकत्वम्, उत्पद्यमान समुदाय का वाचकत्व मानो, या तो फिर अभिव्यज्यमान समुदाय से वाचकत्वम, या फिर अभिव्यज्यमान समुदाय का वाचकत्व माने। तत्र आद्यम दूषयति, तो उन दोनों में से प्रथम पहले आचार्य आद्य पक्ष में दोष दिखाते हैं। क्या दोष दिखा दिया? उत्पत्ति पक्षे योगपद्येन उत्पत्ति अभावात्, ठीक है, उत्पत्ति पक्ष में योगपद्य से उत्पत्ति होती नहीं है। उत्पत्ति अभावात् इत्यस्य समुदायाभावात् इत्यनेन अन्वयः, उत्पत्ति अभावात् का अन्वय किसके साथ हो जाएगा? समुदायाभावात्, जो आगे कहा है ना अग्रिम पक्ष में, अभिव्यक्ति पक्ष तु क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदायाभावात्, वो कह रहे हैं कि उस समुदायाभावात् को ऊपर वाले पक्ष में भी जोड़ लो, उत्पत्ति पक्षे, वहां पर भी उत्पत्ति पक्षे योगपद्येन उत्पत्ति अभावात् समुदायाभावात्, वहां पर भी जुड़ेगा और अभिव्यक्ति पक्ष में भी जुड़ेगा। तो दोनों ही पक्षों में दोष ये दिखा रहे हैं कि समुदाय बनेगा ही नहीं, समुदाय का अभाव ही रहेगा। द्वितीयम दूषयति, द्वितीय पक्ष को भी दूषित करके दिखा रहे हैं, द्वितीय पक्ष में दोष दिखा रहे हैं प्रदीपकार। क्या दोष दिखा रहे हैं? अभिव्यक्ति, उत्पन्ना अभिव्यक्तेर ध्वस्तत्वाद इत्यर्थः, उत्पन्ना अभिव्यक्तेर ध्वस्तत्वाद इत्यर्थः, चाहे उत्पन्न हुआ हो चाहे अभिव्यक्त हुआ हो वर्ण, फिर वो ध्वस्त हो जाता है, माने या तो नष्ट हो जाता है या तो अनभिव्यक्त हो जाता है। तो इसलिए समुदाय दोनों ही पक्षों में नहीं है, उत्पत्ति पक्ष में भी नहीं है और अभिव्यक्ति पक्ष में भी नहीं है, ये दोष दिखा रहे हैं। उत्पन्नाभिव्यक्तस्य उत्पन्नाभिव्यक्तेर ध्वस्तत्वाद इत्यर्थः। इतना हो गया पूरा? इतना आगे बढ़िए, देखिए, ननु पक्षद्वयेपि पूर्व वर्ण अनुभवज संस्कार सह कृतान्त्य वर्णानुभव हेतुकैक स्मृत्युपारूढ़ानां वर्णानां वाचकत्वमस्तु अतः एक स्मृति। अब फिर से एक बार इस पूरे उसको दोहरा लीजिए, कहाँ से बात शुरू हुई है? जिज्ञासु ने पक्ष माना कि वर्ण समूह ही पद है, ठीक है, और जब ऐसा है तो ये न में एक वचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। वनम की तरह एक वचन हो गया है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्थिर समूह यहाँ पे निरूपित ही नहीं किया जा सकता। वनम में तो निरूपित किया जा सकता है, इसलिए वहां एक वचन हो जाएगा, यहाँ पे तो ये न में एक वचन नहीं कर सकते। वर्ण समूह शब्द है तो इसलिए वहां बहुत सारे वर्ण हैं, तो बहुवचन या द्विवचन यथा योग्य ऐसा होना चाहिए। ये जिज्ञासु का प्रश्न था, तो इसका उत्तर जो है वो समाधाता इस रूप में दे रहे हैं कि ये शंका आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ण समूह को पद मान रहे हैं, है ना, जबकि आपका ये पक्ष ही ठीक नहीं है। दो पक्ष ही खंडित हो जाएगा तो ये न वाली समस्या अपने आप ही हट जाएगी ना, है ना। तो पक्ष को ही पहले खंडित करके दिखा रहे हैं कि आप जो पक्ष मान रहे हैं वर्ण समूह ही पद है, वो आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वर्ण समूह को पद मानेंगे यदि,
तो फिर आपको, और फिर पद, पद तो जो है अर्थ का वाचक होता है, कोई भी शब्द किसी अर्थ का वाचक होता है ना, तो वर्ण समूह पद है तो वो किसी ना किसी अर्थ का वाचक होगा। तो वर्ण समूह किसी अर्थ का वाचक है, जब आप ऐसा कहेंगे तो इसमें दो पक्ष बनते हैं कि उस वर्ण समूह में से प्रत्येक वर्ण ही उस अर्थ का वाचक है या पूरा वर्ण समूह या अर्थ का वाचक है। ठीक हुआ, एक एक वर्ण अर्थ का वाचक है या फिर पूरा वर्ण समूह वाचक है। ठीक, तो यदि एक एक वर्ण को वाचक मानेंगे तो दोष आएगा कि द्वितीय आदि वर्णों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इस पक्ष को तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो जब इस पक्ष का अनर्थक सिद्ध हो गया तो दूसरा पक्ष क्या बचा कि वर्ण समूह जो है जिसको आप शब्द कह रहे हैं वो पूरा का पूरा वर्ण समूह मिल करके अर्थ का वाचक है, ये पक्ष मानोगे आप। तो समाधाता कहता है ये पक्ष भी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब पक्ष मानते हैं कि वर्ण समूह वाचक है तो फिर से इसमें दो पक्ष बनते हैं। क्या क्या कि या तो आप कहेंगे कि ये वर्ण समूह उत्पन्न हुआ है या अभिव्यक्त हुआ है, ऐसे कुछ मानना पड़ेगा ना, दो पक्षों में से एक। तो या तो उत्पद्यमान वर्ण समूह अर्थ का वाचक है या तो फिर अभिव्यज्यमान वर्ण समूह अर्थ का वाचक है। ठीक है, इन दो पक्षों में से कोई एक मानना पड़ेगा। ठीक, और कह रहे हैं, समाधाता कह रहे हैं कि ये दोनों ही पक्ष गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभिव्यज्यमान वर्ण समुदाय भी मिलेगा ही नहीं हमें और उत्पद्यमान वर्ण समुदाय भी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उत्पत्ति पक्ष में भी वर्ण क्रम से ही उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए युगपत उत्पत्ति तो होती नहीं, वर्णों की क्रम से उत्पत्ति होती है। तो एक जब उत्पन्न हुआ है उसके बाद जैसे ही दूसरा उत्पन्न होगा तो तब तक पहला तो नष्ट हो चुका होगा। और अभिव्यक्ति भी इसी प्रकार से है, अभिव्यक्ति भी वर्णों की क्रम से ही होती है। तो एक वर्ण अभिव्यक्त हुआ उसके बाद दूसरा जब अभिव्यक्त होगा तो पहला अनभिव्यक्त हो जाएगा। तो हमें वर्ण समुदाय तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक है, फिर ये रहेगा कहाँ से? भाई कोई वस्तु हो तभी उसका कुछ गुण प्रभाव कुछ वैशिष्ट्य हो सकता है, वर्ण समुदाय रूप वस्तु ही हमें मिलेगी नहीं यदि, तो फिर वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक है ये पक्ष कहना भी ठीक नहीं है। ठीक, तो इस यहाँ तक आते आते समाधाता ने जिज्ञासु को किस उस पर ला दिया है कि आप वर्ण समूह को ही पद कह रहे हो, ये आपका पक्ष ठीक नहीं है। अब विशेषतः दूसरे पक्ष पर ध्यान दीजिए। दूसरा पक्ष क्या था? वर्ण समुदाय ही अर्थ का वाचक है, यही था ना। यद्यपि उसको आगे चल के दो में विभक्त कर दिया, अभिव्यज्यमान वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक है अथवा उत्पद्यमान वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक है, लेकिन मूल तो यही था ना कि वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक है। ठीक, और दोनों पक्षों को कैसे जो है वो खंडित कर दिया है, क्या दिखा करके कि वर्ण समुदाय तो मिलेगा ही नहीं दोनों पक्षों में, ये दिखा के खंडित किया है ना। तो अब जिज्ञासु शांत नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि नहीं, हम वर्ण समुदाय ढूंढ लेंगे, किसी ना किसी तरह से पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे? तो पीछे प्रदीपकार ने दिखाया था ना, एक स्मृति उपारूढ़ानाम वाचकत्वम, एक स्मृति में उपारूढ़ जो वर्ण होंगे उनको हम वाचक मान लेंगे। ठीक है, तो एक स्मृति में उपारूढ़ वर्ण, जैसे हमने गौः बोला, तो एक स्मृति में उपारूढ़ वर्ण कौन कौन है? गकारः, औकारः, विसर्गः। या फिर जैसे हमने रसः बोला, तो एक स्मृति में उपारूढ़ वर्ण कौन से हैं? रेफः, अकारः, सकारः, विसर्ग, अकारः, विसर्गः। ठीक है, ऐसे हैं। लेकिन जिज्ञासु तो कह रहा है कि एक स्मृति उपारूढ़ वर्णों का वाचकत्व हो जाएगा, लेकिन समाधाता ने दोष क्या दिखाया है कि चलो मान लो एक स्मृति में उपारूढ़ भी हो गए, लेकिन फिर भी उनका क्रम तो नहीं रहेगा स्मृति में, और क्रम नहीं रहेगा तो फिर वो सरह रसह का अर्थ एक ही होने लग जाएगा। गौः, औघ, वो तो खैर कुछ बनेगा भी नहीं शब्द दूसरा, पर अभिप्राय यही है कि एक स्मृति में उपारूढ़ शब्द, उपारूढ़ वर्णों का वाचकत्व मानेंगे तो वो वर्ण आगे पीछे भी हो करके, क्रम विपर्यस्त हो करके भी फिर अर्थ के वाचक होने लगेंगे, जो कि हमें अभिप्रेत नहीं है, जो कि अनिष्ट है। हम ये तो नहीं चाहते ना कि रसह शब्द से भी वही अर्थ अभिव्यक्त हो और सरह से भी वही अर्थ अभिव्यक्त हो, ऐसा तो नहीं चाहते हम, तो ये दोष आ जाएगा। तो लेकिन जिज्ञासु ने प्रयास तो किया है एक स्मृति उपारूढ़ा नाम कह करके,
उसको अब आगे दिखा रहे हैं। देखिए, जिज्ञासु कह रहा है ननु पक्षद्वयेपि पूर्व पूर्व अनुभवज संस्कार सहकृतान्त्य वर्ण अनुभव हेतुक एक स्मृत्युपारूढ़ानां वाचकत्वम् अस्तु अत आह। ननु पक्षद्वयेपि, ये जिज्ञासु बोल रहा है कि ऊपर जो दोनों पक्ष दिखाए, कौन कौन से दोनों पक्ष? उत्पद्यमान जो वर्ण समुदाय है वो अर्थ का वाचक हो जाए, या अभिव्यज्यमान वर्ण समुदाय अर्थ का वाचक हो जाए। ये जो दो पक्ष दिखाए हैं, उन दोनों ही पक्षों में पूर्व पूर्व वर्ण अनुभवज संस्कार, पहले पहले वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुआ जो संस्कार है, ठीक है, पूर्व पूर्व वर्ण, जैसे गौहु में गकार पूर्व वर्ण है, औकार पूर्व वर्ण है, वो जब हमने बोला गकार औकार, बोला माने वो गकार औकार, ये दोनों वर्ण जब उत्पन्न हुए या अभिव्यक्त हुए, तो पूर्व पूर्व वर्ण अनुभवज संस्कार, उन वर्णों का हमने अनुभव किया, उनसे हमारे चित्त में एक संस्कार पड़ा, उस संस्कार के साथ संस्कार सहकृत अंत्य वर्णानुभव, उस पूर्व पूर्व वर्ण वाले संस्कार के साथ जो हमने अंत्य वर्ण का अनुभव किया है विसर्ग का गौह के प्रसंग में, तो अंत्य वर्ण अनुभव हेतु, अंत्य वर्ण का जो अनुभव है उस हेतु वाला एक स्मृत्युपारूढ़ानाम वर्णानाम, एक स्मृति में उपारूढ़ जो वर्ण है उनका वाचकत्व हो जाएगा। जिज्ञासु क्या कहना चाह रहा है कि ठीक है, वर्ण तो पूर्व पूर्व वाले वर्ण, आप यही तो समस्या दिखा रहे हो कि पूर्व पूर्व वाले वर्ण जो है वो नष्ट हो गए या तो अनभिव्यक्त हो गए। तो जिज्ञासु कहता है कि ठीक है, भले ही नष्ट हो गए या अनभिव्यक्त हो गए, लेकिन उनका संस्कार तो रह गया ना चित्त में। तो पूर्व पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है उसके साथ जो अंत्य वर्ण का अनुभव है, उसके साथ जो अंत्य वर्ण का अनुभव है, तद हेतुक एक स्मृति उपारूढ़ानाम, तद हेतुक एक स्मृति उपारूढ़ानाम, उस हेतु वाला, उस निमित्त वाला जो एक स्मृति में उपारूढ़ वर्ण है, एक स्मृति वाले जो वर्ण है वो, उनका हम वाचकत्व मान लेंगे, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ठीक है, ऐसा माना तो जा सकता है, लेकिन इसमें समस्या ये रहेगी कि एक स्मृति में उपारूढ़ जो वर्ण है वो आगे पीछे उनका क्रम विपर्यस्त हो सकता है, और उनका क्रम विपर्यस्त हो सकता है। एक स्मृति उपारूढ़ वर्णों का वाचकत्व यदि हम मानेंगे तो सरह रसह इत्यादि अर्थ प्रतिपत्ति अविशेष प्रसंग, ठीक है, तो फिर सरह रसह आदि में अर्थ प्रतिपत्ति अविशेष रूप से होने लगेगी। रसह का भी वही अर्थ ज्ञात होने लगेगा और सरह का भी वही अर्थ ज्ञात होने लगेगा, क्योंकि एक स्मृति में उपारूढ़ वर्ण समान ही है ना, यहाँ पे वही 4 वर्ण, वही 5 हैं, रेफह अकारह सकारह अकारह विसर्गः। रसह में भी वही 5 हैं, सरह में भी वही 5 हैं, तो दोनों ही एक स्मृति उपारूढ़ है, और एक स्मृति उपारूढ़ का वाचकत्व हो जाएगा, तो फिर वो किसी दोनों जो है वो समान अर्थ को कहने लगेंगे, ये दोष आ जाएगा। तो इसलिए ये जिज्ञासु की जो बात थी कि एक स्मृति उपारूढ़ों का हम वाचकत्व मान लेंगे, भले ही हमें समुदाय प्राप्त नहीं हो रहा है उत्पद्यमान पक्ष में भी अभिव्यज्यमान पक्ष में भी, फिर भी हम समाधान निकाल सकते हैं। तो उस समाधान में भी समाधाता ने दोष दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ण समुदाय को भी हम पद नहीं मान सकते हैं, उस पक्ष में भी दोष है ना वर्ण समुदाय को भी पद मानने में। तो इसका मतलब वर्ण व्यतिरिक्त ही पद है, वर्ण समूह पद है ही नहीं।